सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल DPYQ में। आज हम कवर करेंगे पेट में प्रीवियस ईयर में जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं DI वाले पोर्शन से, उसको हम देखेंगे। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि पेट में ज़्यादा नंबर स्कोर करने के लिए जो DI में जो 20 नंबर आता है, उसमें अगर आप 20 में 20 या फिर 20 में 18 नंबर आप गेन कर लेते हैं तो आपका जो स्कोर है वो ऑलरेडी 95 परसेंटाइल से ऊपर जाने की प्रबल संभावना रहती है। इसमें हम लोग जो DI कवर करेंगे उसको ईयर वाइज कवर करेंगे। पहले 2021 का, फिर 2022 का और फिर 2023 का। 2024 में पेट का एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो ये जो 2025 का जो पेट होने वाला है उसके लिए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करने से अच्छा जो है वो कुछ हो नहीं सकता है। और उससे हमारे ब्रेन में जो पैटर्न्स हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको भी समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें यह जानना होगा कि अगर कोई भी अंक है वो डेसिमल में अगर दिया हुआ है, जैसे कोई अंक है 0.35, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 35.100। और इसको फिर अगर 5 से डिवाइड करें तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अगर इतना नॉलेज अगर किसी के पास है तो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन में कहा है कि इसमें 7 छात्र हैं और 7 छात्रों में इतिहास और भूगोल का क्रम। आप क्वेश्चन DI सॉल्व करने में सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आप क्वेश्चन को कितने अच्छे से समझते हैं। आगे के जो 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको सॉल्व करना बहुत आसान होता है, तो पहले क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो रेशियो दिया है वो दिया है इतिहास और भूगोल का, और उसको दर्शाया गया है। तो उसमें 7 छात्र हैं, तो इसको हम जो ये डेसिमल में दिया, अगर इसको हम फ्रैक्शन में अगर हम करते हैं तो फ्रैक्शन में करने से हमको रेशियो आराम से मिल जाएगा। तो पहला है 0.65, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 13/20। दूसरा है 0.85, ये हो गया 85/100, और इसको करेंगे तो 17/20। तीसरा दिया है 1.25, 125/100, माफ़ कीजिएगा। तीसरा दिया है 0.35, 0.35 का हो गया 7/20। और ऐसे ऐसे करके आप सबका लिखना ज़रूरी है। 1.25 का हो गया, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 25/20। फिफ्थ हो गया 1.4, इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा 28.20। 6 नंबर हो गया 0.95, ये हो जाएगा 95/100। 5 से डिवाइड करेंगे तो 19/20। और 7वां है 1.55, ये हो गया 155/100। तो उसको आप करेंगे तो ये आएगा 31/20। तो हमारा जो डेटा है ये सारा निकल गया है। अब इसमें क्वेश्चन में कहा है कि ये जो ऊपर का अंश का हिस्सा है ये इतिहास को रिप्रेजेंट करता है, जो नीचे का हिस्सा है ये भूगोल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इतिहास में कितना मार्क्स पाया है और भूगोल में कितना मार्क्स स्टूडेंट पाए हैं, उनका ये रेशियो है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? रेशियो जो दिया है वो दिया है इसमें इतिहास और भूगोल, यही रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो कहा कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा मतलब जो अंश का हिस्सा है, ये ऊपर का जो हिस्सा है ये ज़्यादा होना चाहिए हर वाले हिस्से से। तो अंश वाला हिस्सा हम देखेंगे किस में ज़्यादा है। अंश वाला हिस्सा हमारा ज़्यादा हो गया 1.25 में, 1.4 में, क्योंकि देखिए 25 ज़्यादा है 20 से, 28 ज़्यादा है 20 से, और फिर 31 ज़्यादा है 20 से। तो हमको 3 जगह मिल गया 4 नंबर का स्टूडेंट
5 नंबर का स्टूडेंट और 7 नंबर का स्टूडेंट, मतलब 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इतिहास में ज़्यादा नंबर है, तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन बी 3 स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? तो हम फिर से यहीं से देखेंगे, ये इतिहास है, ये भूगोल है। भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक, मतलब ऊपर का जो पोर्शन है वो छोटा होना चाहिए, जैसे कि हम कह सकते हैं 12/20, तो ये इतिहास को कम अंक मिले हैं भूगोल की अपेक्षा। तो हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से भिन्न है। तो पहले नंबर का जो स्टूडेंट है उसको कम अंक मिले हैं इतिहास में, दूसरे को भी मिले हैं, तीसरे को भी मिले हैं और छठे को भी मिले हैं। तो 4 स्टूडेंट ऐसे हैं, 1, 2 और 3 और ये 4 स्टूडेंट। तो 1, 2, 3 और 6, इसका ऑप्शन बी हो गया। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कम मार्क्स मिले हैं इतिहास में। अगला क्वेश्चन है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त क्या है? तो स्टूडेंट 3 से स्टूडेंट 4 के बीच में पूछा है प्रतिशत बढ़त क्या है भूगोल में। तो देखिए, कभी भी प्रतिशत बढ़त ज्ञात करने के लिए हमको जो एग्जैक्ट नंबर होता है वो जानना जरूरी होता है। जैसे कि हम कहें 100 है, 100 से 120 में कितनी बढ़त हुई है, तो हम कहेंगे 20 की बढ़त हुई है। तो 20 की बढ़त मतलब 20 की बढ़त हुई है 100 पे और गुणे 100, अर्थात 20% की वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ पे ये जो डेटा है ये रेशियो में दिया गया है, तो रेशियो से रेशियो में आप वृद्धि कितनी हुई है आप ये पता नहीं कर सकते हैं, मतलब डेटा यहाँ पे जो है वो इनसफिशियंट है। तो 83rd का हमारा जो ऑप्शन डी है, अपर्याप्त आंकड़े, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। जो रेशियो हमको दिया उसमें मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कितना डिफरेंस है हमको वो बताना। तो इसमें जो मैक्सिमम जो दिया हुआ है वो देखिए 1.55, ये मैक्सिमम का रेशियो है इतिहास और भूगोल का, और जो मिनिमम रेशियो है वो है 0.35। तो मैक्स हो गया हमारा 1.55, मिनिमम हो गया 0.35। इसमें सब घटाएंगे 1.20, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो गया, ये सर्वाधिक इसका अंतर हो गया। अगला क्वेश्चन है, भूगोल छात्र 4 जो है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, तो उसके इतिहास में कितने अंक हैं? छात्र 4 का है 25/20। छात्र 4 के ये मार्क्स हैं और ये रिप्रेजेंट करता है हिस्ट्री को, ये रिप्रेजेंट करता है ज्योग्राफी को। उसको कह रहा है कि भूगोल में इसको 60 अंक मिले हैं। तो अब रेशियो देखेंगे तो जिस रेशियो में हर बढ़ता है उसी रेशियो में अंश भी बढ़ेगा। तो ये 20 गुणे 3 ये 60 हो गया, तो ये 25 गुणे 3 75, ऑप्शन सी। यानी कि स्टूडेंट जो 4 है उसको भूगोल में 75 अंक मिले हैं। तो हमारा पहला DI समाप्त होता है। अब दूसरा DI, दूसरे क्वेश्चन में सन दिए हैं और जो इनका है प्रोडक्शन वो दिया है। प्रोडक्शन किस में दिया है? मीट्रिक टन में दिया है, ये ध्यान दीजिएगा मीट्रिक टन में है, क्योंकि जो यूनिट्स होती हैं उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। 2013-14 में जो है वो 56 है, 14-15 में 51 है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, दिखाई देगा। ये 56 है, ये 51 है, ये 53 है, 65 है, 76 है, 58 है, 68 है और फिर 73 है। ये डेटा दिया हुआ है और ईयर दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछा है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा है? उच्चतम वृद्धि हम देखेंगे, उच्चतम वृद्धि जो है वो कहाँ पे देखी जा सकती है? उच्चतम वृद्धि यहाँ पे 51 से 53 2 की वृद्धि है, 53 से 65 यहाँ पे 12 का ग्रोथ हो रहा है, 65 से 76 11 का ग्रोथ है, और फिर 58 से 68 10 का ग्रोथ है, और 68 से इधर 5।
तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो 53 से जो 65 का है यहाँ पे 12 का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और यहाँ से यहाँ 11 का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है 2016-17 में दिख रही है। तो इसका उत्तर हो गया 2016 और 17, ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, पहले 4 वर्ष के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? स्टार्टिंग का जो 4 ईयर है 1 2 3 4, इसको देखेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर देखेंगे दोनों में अंतर क्या है और फिर हम रेशियो निकालेंगे। तो 56, 51, 53 और 65 इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10, 5 15, 15 6 21, 210 और फिर 5 3 8, 8 1 9 और 9 6 15, 225 हो गया पहले 4 वर्ष का। और अंतिम 4 वर्ष का देखेंगे तो 7 7 5 12, 12 6 18, 18 7 18 7 25, 250 और 6 8 से 14, 14 8 22, 22 और 3 25, यानी कि 275। तो 225 और 275 हमको डेटा मिल गया है पहले 4 वर्ष और अंतिम। तो प्रथम 4 वर्ष का फर्स्ट 4 ईयर 225 है, लास्ट 4 ईयर का 275 है। तो इसमें से इसमें वृद्धि कितनी हुई है? +50 की वृद्धि हुई है। तो हमको प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत कितना बढ़ा है? 50 कुल बढ़ा है। तुलना हम किससे करते हैं? जो पहले का डेटा होता है। तो 225 गुणे 100, इसको हम 25 से करेंगे तो 2 बार, 25 से करेंगे तो 9 बार, यह हो जाएगा ये 200/9, ये हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट में जानते हैं कि 1/9 की जो वैल्यू होती है वो होती है 11.11, और आप अगर इसका उल्टा कर देंगे 1/11 का होता है 9.09। तो ये 2/9 है, तो यहाँ पे आप 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 22.22% इसका उत्तर हो गया। तो इसका उत्तर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8 वर्षों के दौरान जो औसत उत्पादन है वो कितना हुआ है। इसमें 8 वर्षों का हमको योग निकालना है। तो 8 वर्षों में जो पहला वर्ष है 56, दूसरा हो गया 51, तीसरा हो गया 53, चौथा हो गया 65, अगला हो गया 76, फिर हो गया 58, अगला है 68 और फिर अगला है 73। तो हमको जब भी औसत उत्पादन निकालना होता है, औसत उत्पादन क्या करते हैं? सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या का योग बटे सभी कितनी संख्याएं हैं हम वो देखेंगे। तो कितनी संख्याएं हैं इसमें? 8, और इसको हम जोड़ेंगे अब। तो इसको जोड़ने पे जो है उत्तर है वो आएगा, अब इसको जोड़ लीजिएगा आराम से। इसको उत्तर आएगा 500/8, और इसको सॉल्व करेंगे 8 छक्के 48, 2 बचा 20, 8 दूनी 16, 40, 8 पच्चे 40 मीट्रिक टन। इसका यूनिट हमेशा ध्यान रखना है। तो 62.5 मीट्रिक टन इसका ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत पूछा है। ये आप वर्ड ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा है? प्रतिशत घटत, मतलब प्रतिशत कमी सबसे ज़्यादा किस वर्ष हुई है। प्रतिशत कमी हम देखेंगे। पहले तो हमको यह जानना जरूरी है कि कमी कहाँ कहाँ पे हमको दिख रही है। तो कमी हमको यहाँ दिख रही है, और कमी हमको कहाँ दिख रही है? ये 76 से 58। 76 से 58 एक बहुत बड़ी कमी है, और 56 से 51 एक छोटी कमी है। यहाँ पे 5 की केवल कमी है, और यहाँ पे 76 से 58 ये ज़्यादा बड़ी कमी है। मतलब यह है कि जो 2018-19 का वर्ष है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी हुई है। आपको प्रतिशत निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, आप
व्यर्थ में डेटा निकालेंगे, इसका प्रतिशत निकालेंगे, यहाँ का प्रतिशत निकालेंगे, जबकि आपको साफ साफ क्लियर हो रहा है कि कहाँ का ज़्यादा घटोत्तरी हुई है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो इसका उत्तर हो गया वो हो गया 2018 और 19, ऑप्शन ए वाला। अगला जो क्वेश्चन है, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। तो 2014-15 का जो डेटा है, 14-15 में कितना है, 56 है, और जो 2019-20 का पूछा है, 19-20 में कितना है, 68 है। तो ये हमको रेशियो मिल गया। तो 14-15 में 51 था और 19-20 में 68 था। इनका हमको रेशियो पूछा है, तो ये संख्या किससे कटेगी, इसको 17 से काट सकते हैं आप। 17×3 = 51, 17×4 = 69, यानी कि 3:4। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो गया। अब हम देखेंगे अगली DI। ये क्वेश्चन हमारा टेबल का क्वेश्चन है, और टेबल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में पेशेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसमें 5 सेल्समैन दिए गए हैं, उनके द्वारा जो वार्षिक कमीशन है वो दी गई है। सेल्समैन ABCDE हैं और 2015 से 2020 तक 6 वर्ष दिए गए हैं। हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। किस वर्ष में सेल्समैन C के द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाती है। तो C के द्वारा हमको देखना है कमीशन में किस में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो ये है C। वार्षिक वृद्धि हम देखेंगे तो 2015 से जो 2016 है, 2016 के लिए कितनी वृद्धि है, इसको आप घटाने का तरीका समझ लीजिए। आपको ऐसे लिख के पूरा घटाना नहीं है, 27,800 में से आप 26,200 घटाने जाएंगे। आप सीधे सीधे कीजिए। जैसे 26,200 है, इसमें अगर आप 800 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 27,000, और 27,000 में 800 जोड़ेंगे तो 27,800, यानी कि 800 इधर और 800 उधर, टोटल ये हो गया कितना, 1,600 का वृद्धि हो रहा है। फिर 2016 से 17 में जाएंगे तो देखेंगे 27,800 से 28,200, तो 27,800 में 200 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28,000, और फिर 200 जोड़ेंगे तो 28,200, तो ये हो गया टोटल 400 की वृद्धि। फिर ऐसे ही 17 से 18 में जाएंगे, 28,200 में 800 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29,000, और फिर उसमें 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29,100, तो ये हो गया टोटल 900 की वृद्धि। फिर 29,100 से 29,400, ये हो गया सीधे सीधे 300 की वृद्धि 2019 में, और फिर 2020 में कितना हो जाएगा, 29,400 से 30,000, ये हो गया सीधे सीधे 600 की वृद्धि। सर्वाधिक वृद्धि जो हो रही है वो 2016 में हो रही है, तो इसका जो सही उत्तर हो गया वो हो गया 2016। अगला क्वेश्चन है, 2018 में B का कमीशन 5 सेल्समैन्स के उसी वर्ष के, ये ध्यान दीजिएगा, उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो क्वेश्चन पूछा है 2018 में B का कमीशन, तो ये है वर्ष 2018 और ये है B। तो B का कमीशन कितना है, 28,000 है, और इसी वर्ष का जो सभी जो 5 सेल्समैन है सभी का कमीशन इसी वर्ष का ही पूछा है, तो 1,46,960 है। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत कठिन है, लेकिन आप जब भी इतना बड़ा डेटा आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको सॉल्व करने से पहले आपको देखना है कि ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे कि प्रतिशत पूछा है, तो 98%, मतलब जो अंश और हर का डेटा है वो लगभग बराबर होगा, तो यहाँ से तो संभावना नहीं है। फिर दूसरा है 80%, और तीसरा है 20% के आसपास है। 80% का मतलब क्या हो गया, 4/5, और 20% का मतलब हो गया 1/5। तो हम देखेंगे ऐसा हमको कुछ भाग करने को मिल रहा है कि नहीं। अगर इसको हम
बड़े डेटा में कन्वर्ट करें तो इसको हम लिख सकते हैं 30,000 और इसको लिख सकते हैं 1.5 लाख के आसपास। तो 30,000 और 1.5 लाख को जब कट करेंगे 30,000 से तो 1/5 आएगा और 1/5 की वैल्यू होती है 20% के आसपास। आपको लगभग वैल्यू निकालनी है, आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं निकालना है। ठीक, तो ये इसका उत्तर हो गया 20% इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। ऑप्शन बहुत मदद करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो ऑप्शन से हमेशा प्रश्न को आप कंपेयर करके देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस सेल्समैन का 2018 का कमीशन जो है वो 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि जो है वो दर्शाता है। ये है सन 2018 और ये है 2015। पूछा है क्वेश्चन में कि 2015 की तुलना में 2018 में सर्वाधिक वृद्धि किसमें हो रही है। क्वेश्चन में ये पूछा है, तो हम ए को देखेंगे। ए में कितनी वृद्धि हो रही है? 27,350 से 29,800। 350 में आप 650 अगर जोड़ दें तो ये हो जाएगा 28,000। 650 जोड़िए 28,000 हो गया। अब 650 में फिर 1,800 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 29,800 सीधे सीधे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 2,450 रुपये की वृद्धि है। फिर ऐसे ही बी की वृद्धि हम देखेंगे तो 26,800 से लेकर के 28,000 तक। तो 850 है, इसमें आप 150 जोड़ेंगे तो 27,000 हो जाएगा और फिर 1,000 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11,050 रुपया। सी क्या है? 26,200 से 29,100 पे जाना है। तो 26,200 में आप 800 जोड़ेंगे तो पहुंचेंगे 27,000 और फिर 2,100 और ये 800, ये हो गया 2,900। डी में है 27,850 से 30,060। तो 27,850 में 150 जोड़ेंगे तो 28,000 और फिर 2,060, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2,210। और अगला है ई वाला 28,640 से 30,000। तो 640 में 350 जोड़ेंगे तो 29,000 और फिर 1,000 और जोड़ेंगे तो 30,000। तो ये हो गया 1,360। तो इसमें जो सर्वाधिक वृद्धि यहाँ पे दिख रही है वो यहाँ पे दिख रही है। जो सी की वृद्धि है वो सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो हो गया ऑप्शन डी वाला, जो है वो सी हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में, ये ध्यान दीजिएगा, किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन के द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर। इसमें 4 वर्ष दिया है, 17, 18, 19 और 20। ये जो सन दिया है, चारों वर्ष में सेल्समैन जो है ए बी सी डी ई, इनका मैक्सिमम और मिनिमम का हम अंतर देखेंगे और जिसमें अंतर सबसे ज़्यादा रहेगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। तो 16, 17, 18, 19 4 वर्ष दिया है हमको। 2015 का और 2020 का निकालने की ज़रूरत हम लोग को नहीं है। तो हम देखेंगे 2016 का। 2016 में हम ऐसे हमको देखना है, ना कि हमको ऐसे हम लोग को ऐसे देखना है डेटा, ना कि इस पैटर्न पे हम लोग को डेटा नहीं देखना है। तो 2016 में जो मैक्सिमम है वो है 30,040 और जो मिनिमम है वो हो गया 27,800। फिर 2017 का हम देखेंगे। 2017 में जो मैक्सिमम है वो है 29,800 और सबसे मिनिमम जो है वो है 25,200। 2018 का 18 में जो मैक्सिमम 3,060 है और जो मिनिमम है वो कितना है 28,000 है सीधे।
2019 में हम देखेंगे, 2019 में जो मैक्सिमम है वो है 29,800 ये सर्वाधिक है, और जो मिनिमम है वो हो गया 24,600। अब हमको डेटा मिल गया है कि 2015 में, 16 में, 2016, 17, 18 और 19 में जो ये सेल्समैन पांचों दिए गए हैं, इन पांचों सेल्समैन में जिसकी आय सबसे मैक्सिमम है और जिसकी आय सबसे मिनिमम है, उसमें हमको अंतर निकालना है। तो कुछ अंतर है कि आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देखिए यहाँ 24 से सीधे 29 है, ये अप्रॉक्स 5000 के आसपास का अंतर है। फिर ये 28 से 30 है, तो इसको आप मत निकालिए, कुछ मतलब नहीं है। ये 25 से 29 है, यहाँ पे 4000 के आसपास का है, और ये 27 से 30 है, तो आप इसको मत निकालिए। इसका डेटा निकालते हैं, इसमें कितना अंतर है। तो जोड़ने का जो तरीका मैंने बताया था कैसे है, 25,200 है, तो आप इसमें 800 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26,000, मतलब 800 हो गया। और 26,000 में फिर 3,000 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 29,000, और फिर 800, यानी कि 3,800, और 38 और 8 4600। 2017 का कितना आ गया, 4600 इसका आ गया। फिर 2019 का हम देखेंगे तो ये 24,600 है, इसमें आप 400 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25,000, और फिर 25,000 में 4800, तो 48 और 4 5200, यानी कि 2019 में 5200 का अंतर आ रहा है। यानी कि 2019 हम लोग को ऐसा वर्ष मिल गया कि जिसमें जो सभी सेल्समैन का जो मैक्सिमम और जो मिनिमम आय का जो अंतर है वो सर्वाधिक है। तो इसका उत्तर हो गया 2019। तो इसका आंसर हो गया हमारा, देखिए 2019 ये सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा जो अर्जित कमीशन है वो ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितना प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन में हमको वर्ष 2019 ही देखना है केवल, और डी के द्वारा जो अर्जित कमीशन है, माना कि डी ने ₹D कमाए, और ए के द्वारा अर्जित कमीशन का, ए के द्वारा अर्जित कमीशन का कितना प्रतिशत है। जो पूछता है किसी चीज़ का कितना प्रतिशत है, तो डी इसमें ऊपर रहेगा और ए हमेशा नीचे रहेगा, और इसका गुणे 100 हो जाएगा, ये परसेंट में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सन पूछा है 2019, और फिर डी का पूछा है ए के तुलना में कितना प्रतिशत है। तो डी का है 29,800, और ए का है 24,600। इसका मतलब है कि जो अंश का हिस्सा है ये हर से बड़ा है। इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू आएगी, अगर आप इसको सीधे सीधे ऐसे करिए कि अगर ये 30,000 होता है और ये मान लीजिए 24 या 25,000 जो भी होता, तो इससे बड़ा है। इसका मतलब है कि इसका जो मान आएगा वो 1 कुछ प्रतिशत आएगा। तो हम ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक, ऑप्शन के हिसाब से ही हम आंसर लगाना हमको आसान रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 18% है, ये 52% है, ये 21% है। तो इतना तो ये नहीं है, क्योंकि 24,000 का एक बार बुढ़ा होगा तो 24,000 तो अपने आप ही हो जाएगा। जैसे 24,600 भागा 29,800, तो ये जो भी डेटा जाएगा ये 1 होगा, और परसेंटेज को करेंगे तो अब 100% से ऊपर जाएगा, मतलब ये 100% से ऊपर ये होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें कोई नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज। हमारी अगली डीआई में दिया है, विभिन्न महीनों में जो 4 शेयर ब्रोकर हैं, इसमें खुले खातों की संख्या जो है वो दिखाई गई है। ये 4 शेयर ब्रोकर हैं, एंजल है, शेर खान है, जीरोधा और ट्रेडबुल है, और उसमें अलग अलग महीने हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये है, जैसे मान लीजिए ये है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में क्या होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, और इसमें आपको पैसा लगाना है। ये हो गया कोई भी पर्सन है, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बाद में भी हो सकता है काम आए। ये पर्सन है और इसको पैसा लगाना है किसी कंपनी में। तो एक कंपनी जो होती है रजिस्टर्ड होती है शेयर मार्केट पे, और शेयर मार्केट में आपको पैसा लगाना है, तो आप डायरेक्ट पैसा नहीं लगा सकते हैं, आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू जाएंगे, BROK, ब्रोकर के थ्रू जाएंगे। अब ब्रोकर कौन कौन से हैं, जैसे एंजल है, जीरोधा हो गया, शेर खान हो गया, ठीक है, ये सारे जो है वो ग्रो हो गया, ये सारे ब्रोकर हैं। इसी के माध्यम से जो शेयर मार्केट है उसमें पैसा लगता है।
अब देखेंगे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। मतलब पूछा है कि जो खाता खुला है किस महीने में वो सर्वाधिक है और वो जो एवरेज उसका महत्तम है। तो एक चीज़ आप जान जाइए कि ऐसे कोई भी संख्या है, जैसे कि मान लीजिए कि 120 है, 130 है, 90 है और 140 है, और कुल संख्या मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे 4 ही हैं, और पूछे कि इसमें जो औसत है वो किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर आप औसत निकालेंगे तो आप यही करेंगे, 4 से आप सब में भाग देंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको औसत निकालने की ज़रूरत क्या है। जब आपको ये संख्या सबसे बड़ी दिख रही है तो आप इसमें जब 4 से भाग देंगे तो औसत भी तो इसका सबसे बड़ा होगा, इसका औसत जो है सबसे बड़ा होगा इन चारों से। ठीक, तो यानी कि अगर औसत महत्तम पूछ रहा है तो आपको औसत निकालना नहीं है, आपको देखना है कि कौन सी जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो प्रश्न हमारा है किस महीने में जो खुले खातों की संख्या का औसत जो सबसे ज़्यादा है। तो महीने के अनुसार हम जोड़ेंगे किस महीने में सबसे ज़्यादा है। तो मई में अगर हम देखेंगे, मई में हो गया हमारा 25 और 35, ये हो गया 60, 30, 90, 90 और 22, ये हो गया 112। जून में देखेंगे तो जून में हो गया ये 2, 1, 3, 3, 4, 7, 7, 4, 11, 110 और 8, 8, 16, 16, 5, 21, 21 और 2, 23। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 123 हो गया ना, ये 100 कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। 2, 1, 3, 4, 3, 7, 7, 4, 11, 110, 8, 8, 16, 16, 5, 21, 21 और 2, 23, ये 23 है। ठीक है, तो ये हो गया 133। फिर जुलाई का देखेंगे तो ये 3, 3, 6, 6, 5, 11 और 11, 4, 15, यानी कि 150 और ये 5, 2, 7, 7 और 5, 12, ये हो गया 162। अगला जो है वो है 65, ये 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12, 5, 17, 170 और 5 और 5, 10, ये हो गया 180। अगला है 5, ये 55, 45 को से जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 60, 40 से जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये हो गया 200। यानी कि इन सभी में अब आप इसका औसत निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4, आप इसमें सब में 4 से भाग देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 4 से भाग देने की ज़रूरत भी है, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि सितंबर का जो महीना है उसमें सर्वाधिक जो है वो औसत है। तो इसका जो उत्तर हो गया वो हो गया सितंबर का महीना। अगला क्वेश्चन है अगस्त माह में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से कितने प्रतिशत कम या फिर ज़्यादा है। मतलब ऊपर क्या रहेगा, अगस्त और जून का डिफरेंस ऊपर रहेगा और नीचे जून। क्योंकि देखिए पूछा अगस्त में जो खुले खातों की संख्या है और जो जून में खुले खातों की संख्या से कितने प्रतिशत कम या फिर ज़्यादा है, तो इन दोनों का जो भी अंतर होगा वो हमको जून से ही तुलना करके बताना है। तो हम देखेंगे अगस्त में कितना खुला था खाता। अगस्त में खाता खुला था, ये हो गया 100, ये हो गया 180 अगस्त में। और जून में कितना था, डेटा मुझे नोट कर लेना चाहिए था। जून में था ये था जून में 133। ठीक है, तो जून और अगस्त का हमारा अंतर कितना हो गया, तो 180 माइनस 133, ये हो गया 7, और ये हो गया 7 में से 3 गया 4, 47। 47 की जो है वो यहाँ पे हमको कमी दिख रही है, और हम तुलना करेंगे 133 से गुणे 100, तो ये आ सकता है, अगर आप इसको ऐसे कर दें 45/135। लेकिन जो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है
आपको उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऑप्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डेटा यहाँ पे मेरा आया है 47/133। आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बहुत पास पास है, 35 है, 33 है और 34 है, मतलब हमको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 133 भागा 47, दशमलव लगाएंगे, 470 हो गया। 13 तियाँ 39 यानी कि 390, और 3 और जोड़ देंगे तो 399। एक 16 में से 9 गया, 7 71 हो जाएगा 0, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, 13 25 65, 650 के आसपास। अब ऑप्शन में आपको यहाँ देखना है कि 35% जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको इसके आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पूरा आंसर मत निकालिए। ये 35.35 आ गया, और 0.35 को जब आप परसेंटेज में बदलते हैं तो आप 100 से गुणा करते हैं तो ये 35% और कुछ वैल्यू आएगी। तो इसका उत्तर हो गया 35.3%, इसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है मई से सितंबर तक, मई से सितंबर मतलब जितने भी महीने दिए हैं सब में, एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात पूछा है इसमें। मतलब ऊपर रहेगा एंजल और नीचे रहेगा जीरोधा, इसका रेशियो पूछा है मई से सितंबर तक का। तो एंजल का टोटल हमको निकालना पड़ेगा और जीरोधा का हमको निकालना पड़ेगा सभी महीनों का योग। तो इसको जोड़ेंगे 55 और 65, तो 6 5 11 110, ये हो गया 120। 120 में 25 और 120, ये सीधे सीधे आप इसको ऐसे लिखिए। और ये 35 और 25 कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6, 60 और प्लस 28, आप इसको ऐसे जोड़िए। और इसका कितना हो गया, 50 40 90, 90 30 120, प्लस ये 35 और 45 हो गया, 4 3 7 1 8 80, ये हो गया 200, और ये हो गया ये 180, और 20 ये हो गया 208। तो एंजल का हो गया 208, जीरोधा का हो गया 200। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें तो आपका सीधे सीधे निकल जाएगा ये 104, और 100 से आप इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 1.04, इसका रेशियो निकल के आ जाएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है 1.04। अगला क्वेश्चन है किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था औसत संख्या महत्तम पूछ रहा है, तो आपको सभी संख्याओं में 4 से भाग देना पड़ेगा। तो आप 4 से भाग मत दीजिए, जो भी संख्या मैक्सिमम होगी उसी का जो औसत है वो भी तो महत्तम ही होगा। तो हमको मैक्सिमम संख्या निकालनी है। तो किस शेयर ब्रोकर में महत्तम है, हम लोगों ने एंजल का और जीरोधा का निकाला था डेटा। अब 2 और का बचा है, निकाल लेते हैं। 60 50 110, प्लस ये 45 और 35, ये हो गया 80, और प्लस 42, 110 80 190, 190 और 42 हो गया, ये 190 और 42 हो गया 232, ये 232, ये 200, ये 208। शेर खान का बच गया है, शेर खान का इधर लिख देते हैं। शेर खान का हो गया 32 और 18, ये हो गया 40, और ये हो गया 30 और 45, तो ये हो गया 75, और प्लस 22। तो टोटल आ गया कितना शेर खान का ये आ गया 75, कितना 147। ठीक है, तो उसमें जो सर्वाधिक है वो आपको ट्रेडबुल दिख रहा है। ट्रेडबुल का जो है वो सबसे ज़्यादा संख्या है, आप इसमें 4 से भाग देंगे तो आपका औसत भी सर्वाधिक आएगा। तो इसका उत्तर जो है वो सही है, वो ट्रेडबुल है। तो सही उत्तर आपका होगा कौन सा, ट्रेडबुल सही उत्तर हो गया। अब हम देखेंगे अगली डीआई। एक क्वेश्चन और है, ट्रेडबुल में जो खुले खातों की संख्या है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या है, उसका औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो हम पहले यहाँ पे डेटा नोट करेंगे। तो ट्रेडबुल में
जो टोटल खाते हैं वो 232 हैं और जो शेयर खान में वो 147 हैं। और कुल जो ब्रोकर है वो 4 ब्रोकर हैं, तो इनका एवरेज होगा 232/4, यानी कि 4×5 = 20, 3 बच गया 32 और 4/32 यानी कि 58 इसका एवरेज आ गया। और शेयर खान का एवरेज आ गया 147/4, मतलब 4×3 = 12, 2 बचा 27, 4×6 = 24, 10 मिनट लग गया, 3 बचा 30, 4×7 = 28, फिर 2 बचा और फिर 4×5 = 20, यानी कि 36.5। क्वेश्चन है ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का जो औसत है वो शेयर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का, मतलब ये आधार है, आपको ये क्वेश्चन समझ के समझना पड़ेगा। इसके औसत का कितना प्रतिशत कम या फिर ज़्यादा है। तो ट्रेडबुल में जो खाते खुले हैं उनका जो 58 है ये 36.75 से ज़्यादा है। अब हम देखेंगे कितना ज़्यादा है। तो 36.75 में हम कितना जोड़ दें, 3.25, इतना हम जोड़ देंगे तो पहुंच जाएंगे 40 पे, और 40 के बाद फिर 18 हम जोड़ देंगे तो पहुंच जाएंगे 58 पे। तो ये हो गया 21.25। 21.25 का अंतर है और हमारा जो आधार है वो है 36.75। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 21, 25 और 36, 75। इसको आप सीधे सीधे 25 से आप काट सकते हैं, क्योंकि अंतिम का जो 3 अंक है वो 25 से कट रहा है। तो 25 से उसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 25/8 200, यहाँ 12 बच गया और 12 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 25×5 = 125, और इसको 25 से कम तो 25 से कम 25, यहाँ बच गया 11 और ये 7 है, 25 × 4 = 100, बच गया 17 और 5 25, 7 147। अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ पे आप गुणे 100 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 147 / 8500, ये लगभग 150 है। तो 85 के आसपास ले जाना है, 15×5 = 75, ये 5 बार जाएगा। तो 5 बार कितना जाएगा, 5×7 = 35, 5 3, 5 × 4 = 20, 20 3 23, 2 और 5 × 5 5 2 7, 735 पहुँचा। 735 में आप 65 जोड़ेंगे तो 800 और 50, 5 11, 115 बच गया। तो 115 में 1 0 और गया। अब इसको आप कितनी बार ले आ सकते हैं, तो ये मैंने कहा कि 147 है, आप इसको 150 मान लीजिए। 150 गुणे तो 15×6 = 90, 15×7 = 105, 15×8 = 120, 120 मतलब 1200 पहुंच जाएगा। तो ये 7 बार आप इसको ले आ सकते हैं। तो 57% के आसपास आएगा। इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा 57.82। आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप स्टार्टिंग के दो डिजिट पहुंच गए, इसका मतलब है कि आप आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि उत्तर थोड़ा थोड़ा दूर तो है ही। 57 के बाद फिर सीधे 60 है, तो इसका उत्तर 57.82 हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगली DI। तो ये DI सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो 2021 में जो शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसका DI हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम कवर करेंगे जो शिफ्ट 2 में जो DI हुआ था उसको, और ये हुआ था 24 अगस्त 2021 को ये पेपर हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। इस DI में दिया है कि जो उत्पादन है वो मिलियन टन में है, और इसमें सीमेंट का उत्पादन दिया गया है, और ये ईयर बाई ईयर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्पादन अधिकतम स्तर इस वर्ष घटा है। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन घटा है, अगर हम इस ग्राफ में देखें तो हमको सीधे दिखाई देगा। एक तो यहाँ घटा है 58 से 55, लेकिन जो सर्वाधिक जो इसमें डेटा घटा है वो यहाँ से यहाँ तक घटा है। आपको दिख रहा होगा ये घटा है 98 से सीधे 60 तक यहाँ पे घटा है, यानी कि ये सन जो है 2015-16 यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेटा घटा है। तो 2015-16 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में
इस वर्ष में दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। अधिकतम वृद्धि हमको बतानी है पिछले वर्ष की तुलना में, तो सर्वाधिक वृद्धि जो है सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सर्वाधिक वृद्धि हमको कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है। ये वृद्धि जो है ये 55 से सीधे 90 की वृद्धि है, और हमको जो दूसरी एक बड़ी वृद्धि दिख रही है वो 55 से लेकर के 80 तक यहाँ दिख रही है, और एक है 80 से 90। तो ये 55 से 90 जो है सबसे बड़ी वृद्धि है, ये 35 मिनट की है, और ये 55 से 80 हो गया 25 मिनट की। तो सर्वाधिक बड़ी वृद्धि 2013-14 में हमको दिख रही है, तो 2013-14 में हो गई। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो औसत उत्पादन क्या होता है, किसी भी चीज़ का औसत क्या होता है, a + b + c, मान लीजिए 3 संख्या है और डिवाइडेड बाई 3। यही अगर 5 संख्या है तो डिवाइडेड बाई इसको 5 कर देंगे, तो यही औसत हो गया। तो प्रथम 3 वर्ष का जो डेटा है वो कितना है, 42, 44 और 58 डिवाइडेड बाई 3, ये इसका एवरेज हो गया। तो ये हो गया 8, 2 10, 10 4 14 के 4, 1 और 5 1 6, 6 4 10, 10 4 14, 144/3। इसको निकालेंगे तो 3 चौके 12, 2 बच गया 24, 3 8 24, यानी कि 48 जो है इसका एवरेज आ गया। तो इसका आंसर हो गया 48 मीट्रिक टन। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन वर्ष। अधिकतम उत्पादन वर्ष हमको बताना है इसमें। तो इस लाइन ग्राफ को हम लोग देख के साफ समझ सकते हैं कि ये जो 98 है इस वर्ष सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हुआ है, और इसके बाद 92 वर्ष है। तो सर्वाधिक उत्पादन जो है वो 2014 और 15 में हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2014 और 15, जिसका मान था 98 मीट्रिक टन। अगला क्वेश्चन है, 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। पहले आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जैसे हम कहते हैं कि अगर 40 से 60 अगर कोई डेटा बढ़ रहा है तो कितने की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज अगर देखेंगे तो 20 की वृद्धि हो रही है, लेकिन हम कभी भी वृद्धि देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में देखते हैं तो 40 हो गया, और इसको हम प्रतिशत में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 50%। ये बहुत सिंपल है, ये लगभग सभी लोगों को आता होगा। तो क्वेश्चन पूछा है 2011-12 में, तो 11-12 में जो डेटा है वो है 58, और वृद्धि हमेशा पिछले वर्ष देखेंगे तो पिछले वर्ष कितना था, 44 था। इसमें वृद्धि कितनी हुई, प्लस 14 की वृद्धि हो रही है पिछले वर्ष की तुलना में 44 और गुणे 100%। ये हो गया। इसको आप वैसे तो डेटा निकाल सकते हैं सॉल्व करके, लेकिन अगर इसको अगर आप ऐसे कर दें, क्योंकि 14 तियाँ 42 होता है 1/3, यानी कि लगभग ये 33.5% से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक, क्योंकि इस डेटा को घटाया गया है तो वैल्यू थोड़ी सी इससे कम आएगी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर है वो 31.8% हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि डेटा को थोड़ा सा पूर्णांक में जब आप बनाएंगे तो पूर्णांक बनाने से जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। अगर डेटा बहुत आसपास नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 31 है, फिर 37 है, फिर 36 है, ये दोनों डेटा होता तो कन्फ्यूजन है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है 14 से 44 है, ठीक, तो आप सीधे सीधे इसको 42 बना सकते हैं। 14 तियाँ 42, यानी कि 1/3 के आसपास ये आंसर इसका होना चाहिए। अब हम देखेंगे अगली डीआई जो है। अगली डीआई में दिया गया है कि जो वाई एक्सिस पे डेटा है ये करोड़ में है, और ये एक्स का आयात दिया गया है, और यहाँ पे वर्ष दिया गया है, और प्रत्येक वर्ष में कितना कितना करोड़ रुपए में आयात हुआ है ये डेटा प्रदर्शित किया गया है। तो हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि है। 14-15 से 15-16
तो जो 14-15 में कितना है, 14-15 में है 900, और 900 से कितना बढ़ के गया है, 15-16 में 1200। इसमें वृद्धि कितनी हुई है, अगर देखें वृद्धि इसमें तो प्लस 300 करोड़ की इसमें वृद्धि हुई है। तो हमारा प्रतिशत वृद्धि हो गया, प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू 300 की वृद्धि हुई है, पिछले वर्ष का जो डेटा है 900 गुणे 100 बराबर ये हो गया 1/3 यानी कि 33.33%। ये हमारा उत्तर हो गया 33.3%, ऑप्शन बी। अगला है सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष, यहाँ पे ये लाइन ध्यान दीजिएगा, वर्ष दर वर्ष, वर्ष दर वर्ष मतलब कि 2010 है, 2011 है, 2012 है, फिर 2013 है। तो वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे ही फंसता है, लोग सीधे सीधे औसत निकाल देते हैं। तो पूछ रहा है कि वर्ष दर वर्ष जो आयात में वृद्धि हो रही है उसका औसत निकालना है। मतलब 10 से 11 में अगर 10 की वृद्धि हुई है और इसके में अगर मान लीजिए 12 की वृद्धि हुई है और इसमें अगर 13 की वृद्धि हुई है, तो जो भी ये वृद्धि हुई है हमको इसका औसत निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो ये टोटल आ गया 1300, और 1300 में एवरेज हमको निकालना है। तो 1 2 3 4 5, 5 से इसको भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 5 6 30, 260 करोड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो गया 260। अगला क्वेश्चन है विगत कितने वर्षों तक का एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। मतलब जो एक्स का औसत निकालेंगे, जो भी 5-6 वर्ष जो भी दिए गए हैं, हम सबका एवरेज निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि एक्स में कुछ वर्ष ऐसे होंगे जिनका आयात जो है इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, हम उसको देखेंगे। तो इसका पहले एवरेज निकालना पड़ेगा सभी का। तो एवरेज निकालेंगे, क्या हो जाएगा 700, 9 7 16, 16 और 12 28, 28 और 12 40, 40 और ये 2000 मतलब 6000, और ये 1300 7300, 7300 आ गया टोटल इसको ऐड करने पे। और ये है कितना वर्ष, 1 2 3 4 5 6 वर्ष, 6 वर्ष है। तो 12 6 7200 हो गया, यानी कि 1200 से कुछ ज़्यादा आएगा, 1200 प्लस ही आएगा, जो भी वैल्यू आएगी 1210 1216 कुछ भी आ सकता है। तो पूछा है कि जो औसत जो निकल के आया है इससे ज़्यादा ऐसे कितने वर्ष हैं जो कि एक्स की वैल्यू है। तो इसमें देखेंगे आप 1200 ज़्यादा ये 1300 है और ये 2000 है, मतलब 2 वर्ष ऐसे हैं जिसमें जो इसके औसत से मान इनका ज़्यादा है। तो इसका सही उत्तर हो गया 2 वर्ष ऐसे हैं जिसका औसत से मान इनका ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर। औसत आयात अब यानी कि अब निकालना पड़ेगा हमको एग्जैक्ट। औसत आयात आया था हमारा 7300 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो ये जाएगा 6 कम 6 13, 6 दूनी 12, 1 बच गया 10, 6 कम 6 और ये 16, 1216, ठीक है, इसी के आसपास आएगा, इससे थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो 1216 आ गया ये। अब हम देखेंगे कितने वर्ष ऐसे हैं जो 1216 से ज़्यादा हैं और कितने वर्ष ऐसे हैं जो 1216 से कम है, और हमको उनका अंतर बताना है। तो 1216 से ज़्यादा कितने वर्ष हैं, 2 वर्ष हैं, और 1216 से कम कितने वर्ष हैं, 4 वर्ष हैं, और 4 और 2 का अंतर कितना हो गया, 2 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में
प्रतिशत वृद्धि जो है 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है। तो हम लोगों ने जो डेटा निकाला था कि एक्स के आयात का जो औसत है, हम लोगों ने ये डेटा निकाला था जो था 7300/6 बराबर 1216। ये डेटा हम लोगों को पता था। ये डेटा हम लोग को निकालना है कि एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि जो है वो 2018-19 का कितना है। तो 2018-19 का जो डेटा है वो 200 करोड़ है। माफ़ कीजिएगा, ये 2000 करोड़ है। तो 2018-19 का जो डेटा है ये कितना है, 2000 करोड़ है, और इसका जो एवरेज है वो है 1216 करोड़। अब हमको निकालना है कि इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे हम 1216 से 2000 का, तो ये हो जाएगा 2000 माइनस 1216/1216 गुणे 100%। ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1216 से 16 अगर निकाल दिए इसमें से, तो ये सीधे से घट जाएगा 800, मतलब 784 हो जाएगा ये, और ये 00/1216। ऑप्शन बी जो है और ऑप्शन डी जो है, इन दोनों का डेटा जो है बहुत आसपास है। अगर इसके आसपास आया तब तो उसको हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर 6 आया तो हम देखेंगे कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे 1216 भागा 784/00। तो ये 1200 है, तो 12 छक 72, 6 बार जाएगा, मतलब बी और डी में से होगा। तो 12 छक 72, 7200, और 16 छक्का 96, यानी कि 7296 हो गया। ये इधर बचा 4, इधर बचा 3, 3 में से 13 में से 9 गया 4, 7 में से 2 गया 5, और फिर ये 0। अब हम फिर देखेंगे 12 चौक 48 होता है। 12 चौक 48, मतलब 3 बार नहीं जाएगा, 12 चौक 48। ठीक है, तो यहाँ से तो सॉल्व हो गया। ये 64.38 इसको आना चाहिए, क्योंकि ये 3 बार जाएगा तो 12 यहाँ 3600 के आसपास पहुँचेगा, लेकिन 5400 है तो 12 चौक 4800 कुछ होगा ये। तो इसका सीधे से उत्तर हो गया 6438। हमारा ये सही उत्तर है, 64.38%। अब हम देखेंगे अगली डीआई। इस क्वेश्चन में 4 व्यक्ति दिए गए हैं, 4 व्यक्ति हैं ABCD, और सप्ताह के अलग अलग दिन दिए गए हैं, और उस दिन कुछ वस्तुओं की बिक्री हुई है, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मंगलवार को A के द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को C के द्वारा बेची गई वस्तु, मतलब मंगल को A और शनि को C। तो ये मंगलवार A ने 35 वस्तुएं बेची हैं, और शनिवार को C के द्वारा 35 और 45। तो ये हो गया 35, ये हो गया 45। इनका अनुपात पूछा है, रेशियो, तो आप 5 से काट देंगे, 5 7 35, 5 9 45, यानी कि 7:9। ये देखिए 7:9। यहाँ पर देखिए 9 और 7 भी दिया है, तो ये गलती नहीं करनी है। कभी भी डीआई के क्वेश्चन में, चाहे किसी भी क्वेश्चन में, क्रम का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि जैसे अगर क्वेश्चन पूछा है कि मंगल का A है, शनि का C है, लेकिन यहीं पे एक लाइन बढ़ा देगा कि जो आपको अनुपात बताना है वो शनि का और मंगल का बताना है। इस लाइन पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप 7:9 लगा देंगे, लेकिन इसका सही आंसर 9:7 होगा। तो क्रम का ध्यान रखना अत्यंत ही आवश्यक है इसमें। अगला क्वेश्चन है, सोमवार को D द्वारा बेची गई जो वस्तु है वो शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। तो सोमवार को
डी के द्वारा, शनिवार को सी के द्वारा। तो हम देखेंगे सोमवार को डी ने 20 बेचा है और शनिवार को सी के द्वारा 45 है। ये 20 है और ये 45 है। तो सोमवार को डी के द्वारा बेची गई जो वस्तु है, अर्थात ये शनिवार को सी के द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी, मतलब जो 20 है वो 45 का कितना प्रतिशत है। चार से काट दिए, 5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 9 45, 4/9 आ गया। कभी भी जब आपको ऐसे निकालना हो तो 1/9 का जो मान होता है वो आता है 11.11 और आपको 4/9 निकालना है तो अगर आप 4 से इसमें गुणा कर देंगे और इधर भी 4 से गुणा हो गया तो ये हो गया 44.44%। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन है बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोम, मंगल और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत है। तो बी, सी और डी के द्वारा सोम, मंगल और शनि को हम देखेंगे। बी जो 45 बेच रहा है सोमवार को, सोम और फिर मंगल ये 48 बेच रहा है, 45 48 और फिर शनिवार को जो डी है वो 40 बेच रहा है। तो 45 48 और 40, तो ये हो गया 45 48 और 40। हमको इसका औसत निकालना है। तो औसत इसका हो जाएगा 8 5 13, 3 1 और 4 3 12, 133/3, 3 चौके 12, 1 बच गया 13, फिर 3 चौके 12, 44 के आसपास आएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है। हमको जो तुलना करनी है वो डी से करनी है। तो बी हो गया और डी हो गया, हमको इसका कुल बिक्री पहले पता करना है। तो बी का हो गया, बी का हम पहले देखेंगे। बी का हो गया 4 5 9, 9 2 11, 11 4 15, 150 और 5 8 5 13, 163। ये बी का हो गया। फिर डी का देखेंगे। डी का तो हो गया ये 20 और 40, 60 हो गया, 60 और फिर ये 40, 60 और 40 100 और ये 1 हो गया 101 और 26 127। तो बी का हो गया 163, डी का हो गया 127। बी का है 163 और डी का है 127। अब इससे इसमें कितनी वृद्धि हुई है तो इसको सीधे सीधे ऐसे जोड़िए। 27 दूनी 54 और 54 और 9 63 और 27 और 9 हो गया 36, मतलब इसमें 36 की वृद्धि हुई है। अब हमको प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालना है, कई बार हम बताए हैं 36 की वृद्धि हुई है 127 पे गुणे 100, यही डेटा हमको निकालना है। तो ये कट सकता है 6 3 9। एक चीज़ आप जानिए, कोई भी अगर ऐसी संख्या हो जैसे कि यहाँ पे है 127 और इसका योग जो है 1 धन 2 धन 7 बराबर अगर 9 आ रहा है, मतलब इसका जो संख्या का योग अगर 9 आ रहा है, चाहे कोई ऐसा अंक है जो 9 से डिविजिबल हो, चाहे वो पूरा कट जाए, तो ये जो संख्या है ये 9 से पूरी कट जाएगी। और ये भी देखिए 6 3 9 है, तो ये भी यानी कि 9 से कट जाएगा। तो उसको 9 से आप काटेंगे तो 9 चौके 36 और ये काटेंगे तो 9 इकाई 9, 3 बचा, 2 बचा, नहीं ये 9 नहीं है, माफ़ कीजिएगा। संख्या वैसे तो 9 से नहीं कटेगी क्योंकि इसका योग तो 10 आएगा, लेकिन चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगर ये 126 होता मान लीजिए, तब तो आता ही 9, तो ये कितना बार जाता, 9 इकाई 9, 3 बचता 36, 9 चौके 36 और फिर इसको 2 से काटेंगे 2, तो ये बच गया 7, मतलब
2/7 गुणे 100। 1/7 की जो वैल्यू होती है प्रतिशत में आप भाग देंगे तो कितना जाएगा, 7 जाएगा 14.28 और गुणे 2 कर देंगे तो ये कितना आएगा, 28.56% के आसपास इसका आंसर आएगा। और इसका जो आसपास आंसर हमको दिख रहा है वो 28.3 हमको दिख रहा है, तो ऑप्शन इसका यही सही होना चाहिए। लेकिन अगर आप अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगाना चाहते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग देखेंगे फिर से एक बार। 36 की वृद्धि हो रही है 127 से और गुणे 100 है, तो उसमें 2 जीरो जोड़ देंगे। चलिए भाग देते हैं, 127 भागा 3600, तो कितना बार जाएगा ये, 2 बार जाएगा, 254 बच गया 6, 5 में से 5 गया 0 और 106, फिर ये 0 और ये लगभग 125 के आसपास का है, तो 12 25 60 वर्षा 84 12/96 960 के आसपास, थोड़ा सा उससे ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो 12/96 8 बार इसको ले आते हैं, तो 8 7 56 के 6 हासिल लगा 5, 8 दूनी 16 16 5 21 2 8 1 8 8 2 10। देखिए एग्जैक्ट आ गया, 28 आ गया। और जब आपको 28 मिल गया तो आपको इस पे जाने की ज़रूरत नहीं आएगी, कैलकुलेशन नहीं करना है, 28.3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सोमवार को बेची गई वस्तुओं का जो औसत है, सोमवार को जितनी वस्तु बिकी हैं उसका औसत निकालेंगे। शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना अंतर है, मतलब सोमवार का पूरा औसत और फिर शुक्रवार का पूरा औसत और फिर उसके बीच में हमको अंतर निकालना है। तो हम देखेंगे मंडे और फिर फ्राइडे। तो सोमवार का औसत यहाँ से निकल के आएगा, पहले सोमवार को हम लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा 40, ये 20 60 और ये 40 और 20 60 और 10 70, मतलब 60 और धन 70 बराबर 130 आ गया। और फिर हमको शुक्रवार का निकालना है, तो शुक्रवार में ये 25 और ये 15 हो गया 40, धन ये 40 है और ये 20 है, तो 40 20 60, ये हो गया 69, इसको जोड़ेंगे तो 9 और 6 4 10 109। तो सोमवार को आ गया 130 और हमको इसका निकालना है औसत। औसत यानी कि यहाँ पे 4 अंक है इसका औसत और 109 है इसका भी 4, तो 130/4 और 109/4। तो सोमवार का हमारा डेटा आया है 130/4 और फ्राइडे का आया है 109/4। अब यहाँ से आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा कैलकुलेशन करना पसंद करते हैं वो क्या करेंगे, पहले इसका औसत निकालेंगे, फिर इसका औसत निकालेंगे और फिर दोनों को घटाएंगे, ठीक। तो हमको ये नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको सीधे आप यहीं एलसीएम ले लीजिए सीधे सीधे। और 130 में से 109 गया तो ये हो गया आपका 21 और 21 से आप भाग देंगे तो 4 छक्का 24, 6 से थोड़ा सा कम आएगा यानी कि 5.25 इसका उत्तर हो जाएगा। 4 25 20.25 ये इसका सही उत्तर है 95 का। अब हम देखेंगे अगला डीआई। ये क्वेश्चन हमारा टेबुलर फॉर्म का क्वेश्चन है, तो इसमें हमको बहुत पेशेंस लगा के हमको उसको सॉल्व करना है और हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादातर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है हमेशा। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट देखी गई है। यहाँ पे गेहूं उत्पादन पूछ रहा है और गिरावट पूछ रहा है, तो गेहूं का उत्पादन है उसमें गिरावट हम देखेंगे। तो 6121 से 7000 यहाँ पे वृद्धि है, 7000 से 7100 वृद्धि है, 7100 से 7000, तो हमारा एक उत्तर हो गया 2013-14। और हम देखेंगे फिर 7000 से 69 यहाँ भी गिरावट है, तो 2014-15 हो गया, फिर ये वृद्धि है और फिर वृद्धि है। तो ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि जैसे ये बहुत सिंपल है, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में आयोग ने सभी को समान उत्तर दिया है, मतलब सभी को समान मार्क्स मिला है, सबको एक नंबर मिला है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आयोग ने सही उत्तर जो माना था वो 2013 और 14 को माना था। क्यों? क्योंकि ये जो है ये पहला वर्ष है, ये प्रथम वर्ष है
जब गिरावट दर्ज की गई, और ये जो है ये द्वितीय वर्ष है। आयोग ने लेकिन सबको समान समान नंबर दिया। क्यों समान नंबर सबको? इसलिए मिला क्योंकि जो हिंदी का प्रश्न था और जो इंग्लिश का प्रश्न था, उन दोनों के में जो लैंग्वेज जो लिखा हुआ है उसमें अंतर है, उसके मीनिंग, उसकी अलग अलग मीनिंग निकल रही है, इसलिए सबको एक नंबर मिला है। लेकिन इसलिए नहीं मिला है क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष है। तो जो सबसे पहले गिरावट जहाँ पे दर्ज हुआ है, जो उत्तर है वो उसी को माना जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर 2013 और 14 होना चाहिए। तो 2013-14 जो है इसका सही उत्तर होगा। जो अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है? 2013 से 17 के मध्य हमको ज्ञात करना है। तो 2013 से 17 हम देखेंगे, ये है 13 और ये है 17, इन 4 वर्षों के मध्य में लगातार वृद्धि। तो देखिए यहाँ पे तुरंत कमी हो गई तो ये हट गया, यहाँ पे भी कमी हो गई, ये वृद्धि है, फिर इससे और बढ़ा है और फिर इससे और बढ़ा है। तो एक हमको मिल गया बाजरा। अगला हो गया, देखते हैं, वृद्धि वृद्धि कमी, ये कट गया, वृद्धि कमी ये भी गया, वृद्धि कमी ये भी गया, वृद्धि वृद्धि वृद्धि। देखिए यहाँ पे हमको आलू भी मिला है, यहाँ पे हमको 2 उत्तर मिला है। अब या तो उसका समाधान ये हो सकता है कि ऑप्शन में या तो बाजरा दिया हो या फिर आलू दिया हो, या फिर जो पहले आया है उसका। तो ऑप्शन में बाजरा दिया है। देखिए यहाँ पे आलू नहीं है, आलू जो है वो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजरा। अगला क्वेश्चन है, 2010-11 से लेकर के 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? तो आलू का हमको औसत निकालना पड़ेगा। पहले तो सभी को जोड़ना पड़ेगा, 2000 यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का डेटा। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो 200, 2 400, 2 600, 2 800, 8 3 11, 11 4 15, 15 और 4 1900 प्लस। फिर हम दहाई का अंक जोड़ेंगे। तो 1 2 1 3, 3 2 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 और 4 14, यानी कि 140 और प्लस 2 5 2 7, 7 5 12 और 12 5 17। ये सीधे सीधे निकल गया कितना? 1900 और एक 2000, 2047 ये आ गया। अब कितने वर्ष हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 से भाग दे देंगे तो कितना इसका उत्तर आ जाएगा? 7 दूनी 14, 6 बच गया 64, 7 नवा 63, 1 बच गया 17, 7 दूनी 14, 3 बच गया और फिर 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, मतलब 292.4। कैलकुलेशन में थोड़ी सी हमको लग रहा है मिस्टेक हुई है। ये जो उत्तर है ये 292.4 के आसपास है, तो ये उसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है? 2016-17 के मध्य। तो 2016-17 जो है ये सन है। कौन सी फसल इसमें गिरावट दर्ज की गई है? तो गेहूं में तो वृद्धि हुई है, चावल में गिरावट आई है, बाजरा में वृद्धि हुई है, इसमें भी गिरावट आई है, और इसमें वृद्धि है, इसमें भी गिरावट है, और 400 445 में भी वृद्धि हुई है। तो गिरावट दर्ज की गई है चावल में, मक्का में और दाल में। तो हमको फसल मिली थी चावल, मक्का और दाल। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है वो चावल दिया हुआ है, तो चावल हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजतन कितना गुना है? तो 2015-16 में 400 है और 2010-11 में 210 है। तो हमारा डेटा हो गया 210 और 400।
210 और ये हो गया 400 टन, ये हो गया 2010-11, ये हो गया 2015-16। अब ये इसका कितना गुना है? वैसे अगर सीधे सीधे देखा जाए, अगर ये 200 होता और ये 400 होता तब तो सीधे सीधे इसका 2 गुना हो जाता, लेकिन ये 200 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 210 है, तो 210 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा, लेकिन ये 400 से थोड़ा सा कम है। इसका मतलब है कि जो 2 गुना है उससे थोड़ा सा डेटा कम आएगा। तो ये 2 गुना तो होगा नहीं, तो थोड़ा सा कम, उससे कितना हो गया? 1.9 इसका सही उत्तर हो गया। आप इसको अप्रॉक्सीमेशन से भी लगा सकते हैं। तो आज ये जो शिफ्ट 2 थी 2021 की, अब ये ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे जो 2022 के जो क्वेश्चन हैं उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।